स्पार्क जो है ना ये हडूप का फीचर है। तो अगर जब बिग डेटा हो जाता है ना, जब डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वॉल्यूम में, वेलोसिटी में, वैरायटी में, तब जाके हम लोग इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हडूप यूज़ करते हैं। तो हडूप का एक प्रोग्रामिंग फीचर है मैप रिड्यूस। तो मैंने तुमको डिस्कस किया होगा शायद पहले मैप रिड्यूस। तो ऐसे पहले वो डेटा को स्प्लिट करते जाता है, ठीक है। तो पहले बड़ा डेटा है, तो ये दिख रहा है, ये डियर, कार, डियर है ना, ये सब डेटा जो है पूरा ये 3 रो के अंदर है। यहाँ पर उसको स्प्लिट किया उसने सिंगल सिंगल रो, फिर सिंगल सिंगल रो को अलग से सिंगल सिंगल वर्ड में स्प्लिट किया, डियर, बियर, रिवर, ठीक है। और फिर उनको जो है प्रोसेसिंग करना शुरू किया, और प्रोसेसिंग करने के बाद में रिड्यूस करते करते वापस एक सिंगल रिकॉर्ड लेके आ जाएगा। तो काउंट बताएगा कि बियर कितने बार है, कार कितने बार है, डियर कितने बार है, रिवर कितने बार है, वो पूरा। तो अपने को ये काउंट करना है इसमें, ये कितने बार क्या क्या आए हैं। तो डियर कितने बार आया है, तो वो पहले इसको स्प्लिट करेगा, डियर एक एक रो में उसको स्प्लिट करेगा, एक एक डियर, एक एक बियर, एक एक रिवर, ऐसा। और फिर ज्वाइन करना शुरू करेगा। फिर यहाँ पर दिखेगा कि जितने बियर्स है उनको एक जगह जमा करेगा, ठीक है। तो बियर यहाँ से भी आ रहा है और बियर यहाँ से भी आ रहा है, तो एक हो गया। फिर कार कहाँ से आ रहा है, कार यहाँ से एक आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहे हैं और यहाँ से एक आ रहा है, तो 3 कार हो गए। डियर, और फिर उनको रिड्यूस कर लिया कि बियर कितने बार आ गए, 2 बार बियर आ गए, कार कितने बार आ गए, 3 बार कार आ गए, और फिर लास्ट में आउटपुट दे दिया। तो ऐसे मैप रिड्यूस काम करता है। तो स्पार्क जो है ना वो इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। समझ में आया तुम लोग को? मैप रिड्यूस उसको बोलते हैं। तो अगर एग्जाम्पल आ जाए एग्जाम में, तो ऐसा एग्जाम्पल लिख के आ जाने का मैप रिड्यूस का। तो ये एक हडूप का जो है ना फीचर है, विच वर्क्स ऑन द प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ मैप रिड्यूस, ठीक है। और ये ओपन सोर्स है, यानी फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एक ओपन सोर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है, ये डेटा को जो है ना स्प्लिट करता अलग अलग नोड्स में। ये एक नोड पे काम नहीं करता, जैसे यहाँ पर देखो ये एक नोड पे काम नहीं करता, ये मल्टीपल नोड्स है। स्प्लिट किया इसने, कितने नोड में स्प्लिट किया है, इसने 3 नोड में इसको स्प्लिट कर दिया है। और फिर हर नोड का बैकअप भी लेता है, हर नोड के अलग बैकअप भी लेते हैं। तो हडूप का एक फाइल सिस्टम है HDFS, वो फाइल सिस्टम पूरा मैनेजिंग करता है कि कैसे कितने नोड्स बनेंगे, एक कितने बैकअप बनेंगे एक नोड के। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड पे वो काम करता है स्पार्क, ठीक है। ओपन सोर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और बिग डेटा के लिए है। जब डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में आ जाता है तब फिर स्पार्क हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और नोड्स के जमा को क्लस्टर बोलते हैं। नोड्स के जब हम जमा कर लेते हैं उसको, तो हम लोग क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं। तो नोड्स का जो जमा है उसको बोलते हैं क्लस्टर, यानी 2-3 नोड को एक साथ जमा कर ले तो वो क्लस्टर बन जाता, ओके। तो आपको ज़्यादा करके इसमें से ये बात करना है कि इट इज़ अ ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग यूज फॉर बिग डेटा, ठीक है। ये इन मेमोरी कैशिंग यूज करता, तो ये ज़्यादा करके मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर ही प्रोसेसिंग करता है, इसके लिए बहुत फास्ट है ये। तो ये डेटा को इन मेमोरी ही स्टोर करता है, तो इसके लिए बहुत फास्ट प्रोसेस करता है। इसके लिए तो लार्ज साइज का डेटा को फास्ट प्रोसेस कर लेता है ये। तो ये स्पार्क जो है लार्ज साइज के डेटा को इतने फास्ट कैसे प्रोसेस कर लेता है, क्योंकि ये इन मेमोरी डेटा को रखता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑन द एक्सटर्नल मेमोरी, वो इसको इंटरनल मेमोरी में रखता है, इन मेमोरी में रखता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ स्पार्क क्या है, बहुत फास्ट है, स्पीड बहुत इसका फास्ट है, ठीक है। तो हडूप यूज करता है और ये 100 टाइम्स फास्टर है, क्योंकि ये इन मेमोरी यूज करता है। अगर वो डिस्क पे रन करे तो 10 टाइम्स फास्टर होता है। अगर वो अपने हार्ड डिस्क पे डेटा को स्टोर करे तो 10 टाइम फास्ट होगा, पर अगर वो कैसे, चूंकि इन मेमोरी में डेटा को रखता है इसके लिए 100 टाइम फास्टर है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। तो आपका कोड जो है जावा के अंदर हो, स्काला के अंदर हो, पाइथन के अंदर हो, आर के अंदर हो, ये जो आपने कोड लिखा है ना, लॉजिक लिखा है काउंट करने का कि कौन सा जो स्ट्रिंग है वो कितने बार आया है, डियर कितने बार आया है, डियर 2 बार आया है, इन। तो ये सब कोड आप कोई भी लैंग्वेज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जावा, स्काला, पाइथन, आर, किस में भी लिखो। और मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, हडूप का प्लेटफॉर्म भी सपोर्ट करता है। तो ये सब नए नए प्लेटफॉर्म है, क्यूबरनेटिस है, क्लाउड है, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। और एनालिटिक्स के लिए यूज़ करता है, क्या यूज़ करके, मैप रिड्यूस यूज़ करके, ठीक है। मशीन लर्निंग के लिए भी बहुत काम में आता है ये, ठीक है। तो ये उसके फीचर्स हो गए। तो बहुत फास्ट स्पीड है, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, और एडवांस एनालिटिक्स यूज़ करता है। ये इसका खुद का भी एक एसक्यूएल है, स्पार्क का खुद का एक एसक्यूएल का वर्जन है जिसमें उसके एसक्यूएल क्वेरीज रन होते हैं। अब ये कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको कोई ना कोई लैंग्वेज इंस्टॉल होना चाहिए। तो चेक करना कि आपका जावा इंस्टॉल्ड है क्या, स्काला इंस्टॉल्ड है क्या। तो जैसे आप लोग नहीं टॉम कैट इंस्टॉल करते हैं, तो टॉम कैट इंस्टॉल करता है वो, तो वो पूछता है जेडीके का पाथ मांगता है वो। तो ऐसे ही जब हम स्पार्क इंस्टॉल करेंगे तो पूछेगा आपका जावा कौन सा है, फिर जावा वर्जन लगेगा उसको, या कोई और लैंग्वेज आप इंस्टॉल किए है वो लगेगा। फिर डाउनलोड करने का इसको इसकी वेबसाइट से, तो ये अपाचे का प्रोडक्ट है, तो spark.apache.org, यहाँ से डाउनलोड होगा वो, और फिर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सबसे कमांड्स है, ठीक है। तो ये जब रन करेगा तो ऐसा दिख के आएगा, तो मालूम पड़ेगा कि आपका इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब उसका ये देखो, ये उसका आर्किटेक्चर ऐसा रहता है। वो ड्राइवर प्रोग्राम जो इनिशिएट करता है, मेन मेथड समझो उसका, ठीक है। तो ये सब जो है नोड्स है, बताना मैंने, अलग अलग नोड्स में कन्वर्ट करता है, ये वर्कर नोड्स बोलते हैं, वर्कर नोड्स। तो इसका काम है पहले डेटा को स्प्लिट करना, तो ये वर्कर नोड्स हो गए, 1 2 3 वर्कर नोड्स हो गए। तो ऐसे उसने डेटा को, तो उसको मैनेज कर, तो नोड्स की जमा को बोलते हैं क्लस्टर। आई टोल्ड यू नो, ग्रुप ऑफ नोड इज कॉल्ड एज क्लस्टर। तो ये एक वर्कर नोड हो गया, इससे दूसरे वर्कर नोड, और इनमें आपस में कम्युनिकेशन होता है, और उसकी मेमोरी अंदर ही रहती है, कैशे के अंदर। और जो भी वो टास्क कर रहा है वो टास्क यहाँ पर असाइन होते हैं, और उनको मैनेज करने वाला है क्लस्टर मैनेजर। और इस क्लस्टर मैनेजर को जो ड्राइवर प्रोग्राम है, जो मेन मेथड है, वो इन्वोक करता है, तो ये काम करना शुरू कर देता है। तो इसको बोलते हैं इसका अपाचे स्पार्क का आर्किटेक्चर। अब डिटेल में उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि क्या क्या करता है ये, वर्कर नोड्स क्या है, ठीक है। तो वर्कर नोड जो है वो जो टास्क एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर ये जो 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 वर्कर नोड ने टास्क एग्जीक्यूट किया है उनको रिड्यूस करके जो है क्लस्टर मैनेजर आंसर निकाल के देता है। और ये देखो एरोज देखो दोनों तरफ जा रहे हैं, तो वो पहले मैप 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 करते जाएगा, फिर जो आंसर आएंगे तो फिर रिड्यूस रिड्यूस करके आंसर लाके देगा। क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके, तो सबसे बॉटम पे तो जो है ना खुद अपाचे स्पार्क है। फिर बड़ा मैंने खुद का एसक्यूएल है, तो स्पार्क एसक्यूएल है, स्पार्क स्ट्रीमिंग है, उसका मशीन लर्निंग है, उसका ग्राफ एक्स है। तो ये 5 कंपोनेंट्स है स्पार्क के। तो स्पार्क एसक्यूएल है, स्पार्क स्ट्रीमिंग, और स्पार्क का मशीन लर्निंग भी है, और ग्राफ एक्स, ये उसके कंपोनेंट्स है स्पार्क के। तो पहले तो खुद वो स्पार्क खुद आ गया, तो जो अपने ऊपर लिखे उसे लिख के आने का वापस सेम टू सेम, देखो ये इन मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। फिर स्पार्क एसक्यूएल, तो ये स्पार्क एसक्यूएल जो है वो, ये आरडीडी, ये इसका एक टर्म है, आरडीडी, इसको बोलते हैं रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। ये जो स्पार्क एसक्यूएल है, ये इसका जो स्कीमा है उसको बोलते हैं आरडीडी। आगे डिटेल में आएगा ये क्या है ये आरडीडी, ठीक है। तो डेटाबेस से इंटरेक्शन का, जो रिलेशनल डेटाबेस से जो इंटरेक्ट करता है स्पार्क, और उसके लिए जो भी क्वेरीज लगती है, वो जो क्वेरीज है वो तुम्हारे स्पार्क एसक्यूएल में रहती है, ठीक है। और उसके अंदर डेटा जो है ना, ये सब फॉर्मेट में हो सकता है, डेटा जो है ना वो इन फॉर्मेट में हो सकता है। ये सब हडूप के कंपोनेंट्स है ये सब, ये हाइव और जेसन तो अपना नॉर्मल जावा का जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये तुम्हारा स्पार्क एसक्यूएल है, फिर तुम्हारा स्पार्क स्ट्रीमिंग है, ठीक है। तो वो डेटा को जो स्मॉल स्मॉल स्मॉल, देखो दिख रहा है रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट्स, ये है आरडीडी।
तो डेटा को ये छोटा छोटा करते जाता है, डेटा को ये रिड्यूस करते जाता है मिनी बैचेस बना के, और फिर उन मिनी बैचेस के ऊपर ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है। तो ये स्पार्क स्ट्रीमिंग। उन स्मॉल बैचेस को बोलते हैं माइक्रो बैचिंग। तो ये रिड्यूस करते कितना छोटा बना देता है, उसको बोलते हैं माइक्रो बैचिंग। और फिर ये उसका मशीन लर्निंग ML, स्पार्क का ये इसका मशीन लर्निंग ML लाइब्रेरी। तो ये इसको बोलते हैं ML लाइब्रेरी। ये सारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स यहाँ पर हम रन कर सकते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटेड वे में। और जितने भी ग्राफ्स में डेटा रिप्रेजेंट करना हो, डेटा एनालिटिक्स वर्क है कि डेटा को अपने को ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, वो सारा का सारा एक ग्राफिक्स करता है। तो इसमें से आपको कंपोनेंट्स के नाम याद रखने हैं और 1-2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करते आना है। मेन इसके अंदर ये जो है ये RDD है, ठीक है, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। यहाँ देखो लिखा हुआ है रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। अब ये RDD को उन्होंने कुछ, देखो इधर आ गया क्या, या स्पार्क RDD क्या है, रेजिलिएंट है। तो ये फॉल्ट टॉलरेंट है। फॉल्ट टॉलरेंट मतलब क्या, मेरे डेटा को स्प्लिट किया नोड्स के अंदर, तो अगर एक नोड जो है वो खराब हो गया, डैमेज हो गया, दिख रहा है क्या, अगर एक नोड वो डैमेज हो गया तभी भी वो डेटा को रिकवर कर लेता है। तो एक नोड के डैमेज होने से, फेलियर होने से हमारा पूरा कोड करप्ट नहीं होता है, वो मैनेज कर, इसके लिए बोला ना बैकअप रखते हैं वो लोग। इसके लिए आई टोल्ड यू दे विल कीप बैकअप, दे विल ऑलवेज कीप बैकअप ऑफ ईच, राइट और रॉन्ग, वो लोग बैकअप रखते ही है। तो बैकअप से ये लोग उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए बहुत रेजिलिएंट है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डेटा को अलग अलग नोड्स में, मल्टीपल नोड्स में स्प्लिट करके काम करता है, ठीक है। और डेटा सेट जो है तुम्हारा वो कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, CSV फाइल, यानी डेटा जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में रहता है, या JSON फाइल है, या कोई भी डेटाबेस है, या कोई भी टेक्स्ट फाइल है, या JDBC कुछ भी हो, डेटा सेट कोई भी स्ट्रक्चर में हो वो काम कर लेगा आपका RDD, ठीक है। और इम्यूटेबल मतलब उसमें चेंजेस है ना, एक बार वो बन गया तो वो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इम्यूटेबल, यानी वो बार बार चेंज नहीं होगा। एक बार उसका स्ट्रक्चर बन गया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। और ये उसका RDD का डेफिनेशन, ठीक है। तो ये इम्यूटेबल है, मतलब यू कैन नॉट चेंज इट, वंस इट इज फॉर्म्ड यू कैन नॉट चेंज इट। और फॉल्ट टॉलरेंट है। फॉल्ट टॉलरेंट क्या, कि अगर कोई एक नोड जो है वो करप्ट हो गया, अब वो कैसे करता है, मैं क्या इसको कैसे निकालता है इसमें से, कि समझो मेरे पास ये डेटा है, 5 है, 3 है और 7 है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता है, पैरिटी ऐड करता हूँ, पैरिटी, ठीक है, पैरिटी। तो पैरिटी क्या करता हूँ मैं, इन सबको एक राउंड फिगर में लाने के लिए, इन सबको राउंड फिगर, लेट्स से मुझे सब पैरिटी मुझे करना है, इनको सबको 12 करना है, सबको 12 करना है, तो मैं इनका एक पैरिटी बिट स्टोर करता हूँ, पैरिटी बिट। तो सबको 12 करने के लिए मुझे क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, इधर यहाँ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 7, यहाँ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 9, और यहाँ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 5, ठीक है। तो ये मेरा नोड 1 है, ये मेरा नोड 2 है, और ये मेरा नोड 3 है, ठीक है। अब मेरा नोड 2 क्रैश हो गया, अब इसका डेटा उड़ गया, इसका डेटा नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है, नोड 2 का डेटा उड़ गया। अब मैं वापस कैसे, अब ये फॉल्ट आ गया ना, अब ये वापस मैं कैसे नोड 2 को कंस्ट्रक्ट करूंगा पैरिटी से। जब पैरिटी बिट 9 दिखा रहा है, ये वैल्यू 9 दिखा रहा है, और पैरिटी बिट 12 है, तो 12 - 9, तो इसका मुझे डेटा मिल जाएगा, ओके इसमें हाँ 3 था। तो ऐसे वो जो नोड क्रैश हो जाता है उसका डेटा भी वापस रीजनरेट कर लेता है वो फॉल्ट टॉलरेंट है।
ठीक है। तो एनी लॉस्ट डेटा कैन बी रिकवर्ड इजीली एंड रिक्रिएटेड, ठीक है। पार्टीशनिंग है, डेटा को पार्टीशन करते जाता है, स्मॉल स्मॉल में करते जाता है, ठीक है। और परसिस्टेंट है, यानी जैसे जैसे उसको रिजल्ट मिलते जा रहा है, रिजल्ट को स्टोर करते जाता है, वो रिजल्ट को वो स्टोर करते जाता है ताकि रिजल्ट आगे यूज में आए, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। तो इमीडिएट रिजल्ट्स आर स्टोर्ड, इमीडिएट रिजल्ट्स आर स्टोर्ड। और लेजी इवैल्यूएशन है, तो ये अपने आप में बर्डन डालता नहीं है, जब तक इसको रिक्वेस्ट नहीं आता है कोई चीज को एग्जीक्यूट करने का, तब तक ये ट्रिगर नहीं होता है। जब तक इसको मेन मेथड ट्रिगर नहीं करे तब तक ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं करे, इसको होता है लेजी इवैल्यूएशन। वो पूरे कोड को शुरू से लेके एंड तक पहले इवैल्यूएट नहीं कर देगा, वो जिस कोड को इवैल्यूएट की रिक्वेस्ट आई, जब रिक्वेस्ट आई उसके बाद ही काम शुरू करेगा, उसके पहले काम शुरू नहीं करेगा। तो क्या बोलता है ये, इन लेजी इवैल्यूएशन द रिजल्ट्स आर नॉट कंप्यूटेड इमीडिएटली, बल्कि वो कब रिक्वेस्ट कंप्यूट करता है, कंप्यूट जब उसका कोई रिक्वेस्ट आता है, व्हेन द एक्शन इज ट्रिगर्ड, जब रिक्वेस्ट आता है तब वो इसको करता है, इवैल्यूएट करता है। और इन मेमोरी कंप्यूटेशन है, वो सारा का सारा रैम में खेलता है पूरा, इसके लिए डिस्क पे नहीं जाता है, स्लोअर डिस्क में नहीं जाता है, इट कंप्यूट्स एवरीथिंग इन द रैम इंस्टेड ऑफ द स्लोअर डिस्क ड्राइव्स। तो इसके लिए ये फीचर्स ऑफ आरडीडी है। तो क्या क्या है बोलो, इम्यूटेबिलिटी समझ में आया, एक बार उसका बन गया तो स्टेट तो वो चेंज नहीं होगा, फॉल्ट टॉलरेंट है, पार्टीशनिंग है, परसिस्टेंस है, लेजी इवैल्यूएशन है, इन मेमोरी कंप्यूटेशन, ठीक है। तो वो सब वो सेम ही है सब, ये सब अभी आरडीडी के कुछ फंक्शंस है। तो ये जो मैप प्रोड्यूस करता है ना, मैप रिड्यूस, वो उसके कुछ फंक्शंस है। तो उसके दो पार्ट है, एक है ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्प्लिट का, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डेटा को स्प्लिट करते जाने का, डेटा को छोटा छोटा करते जाने का। छोटा करने के लिए फंक्शंस क्या क्या है, मैप फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है, 15-20 फंक्शन है, पर 2-3 याद रख लो आप। तो डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का, डेटा को छोटा करने का, क्योंकि ये अपन ने देखे थे ना, ये वो काम करता है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये फर्स्ट 3 स्टेप, ये ट्रांसफॉर्म है, डेटा को छोटा कैसे करने का। तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जो मेथड्स है वो ये है, मैप है, फिल्टर है, और नीचे बहुत सारी चीजें हैं, वो जितना तो नहीं पूछेंगे लोग, बहुत सारे हैं। और फिर डेटा को वापस जमा करने का उसको बोलते हैं एक्शंस। तो एक्शंस के अंदर क्या है, रिड्यूस है और कलेक्ट है। और फिर आपको क्या करना है, डेटा को रिड्यूस, उसको काउंट करना है, जैसे आप यहाँ पर काउंट किया है, तो रिड्यूस भी किया, कलेक्ट भी किया, काउंट भी किया। तो ये सब किसमें है, एक्शन वाले उसमें आ जाते हैं। ओके, तो क्या क्या मेथड्स है उसके पीडीडी के, ऑपरेशंस क्या क्या है, एक ट्रांसफॉर्म है और एक दूसरा एक्शन है। ट्रांसफॉर्म स्प्लिट का काम करेगा और एक्शन जो है वो कलेक्ट का काम करेगा। तो रिड्यूस करेगा, कलेक्ट करेगा, काउंट करेगा, ठीक है। और ये स्पार्क का अपना खुद का एसक्यूएल, इसको बोलते हैं स्पार्क एसक्यूएल, ठीक है। वो कोई भी टाइप का डेटा सेट हो उस पर वो काम करेगा, पर उसके लिए वो स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्ड चाहिए। तो स्पार्क का वो वर्जन जो स्ट्रक्चर्ड डेटा पे प्रोसेस करेगा उसको बोलते हैं स्पार्क एसक्यूएल। और डेटा जो है वो कोई भी सेट का हो, ठीक है, उस पर वो एसक्यूएल क्वेरीज को रन कर पाएगा, ये उसका एडवांटेज। और काफ्का क्या एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। काफ्का क्या करता है, एप्लीकेशंस के बीच में मैसेज पास करता, जैसे पोस्टमैन होता है ना, पोस्टमैन क्या करता है, मैसेज को डिलीवर करने का काम करता। तो वैसे एक काफ्का होता है टूल, वो सिर्फ एप्लीकेशंस के बीच में मैसेजेस पास करता है, दैट्स ऑल। उसका काम सिर्फ मैसेजिंग, क्योंकि अभी इतना डेटा जनरेट होता है, तो वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेमेंडस डेटा है उसको एप्लीकेशंस के बीच में पास करना है, तो उसके लिए काफ्का यूज करते हैं। तो दिस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा and it is a messaging system that is used for responsible for transferring
फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर, ये इसका सिंपल सा काम है। डीएसएम मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन डेटा को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो इसका काम सिर्फ मेन फोकस जो है मैसेज, इसका मैसेज को ट्रांसफर करने का सारा काम है। तो इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कि जो एप्लीकेशन डेटा भेज रहा है वो है तुम्हारा पब्लिशर, और जो इसको यूज करने वाला है वो है जैसे लेटर है, लेटर। तो लेटर में क्या करते हैं अपन, टू और फ्रॉम, राइट। तो टू टू एलिस, फ्रॉम बेन। तो भेजने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है, जंगली, बेन, बेन है सर। हाँ, तो बेन भेज रहा है, तो बेन जो है वो पब्लिशर है, कौन है, और फिर उस पब्लिश, और फिर वो पब्लिश जाता है काफका टूल पे। तो काफका एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल, एक क्यू फॉर्म करता है, मैसेजेस का क्यू फॉर्म करता है। तो जो बेन मैसेज भेज रहा है ना, इस खत का नाम M1 है, तो वो पब्लिश कर दिया बेन ने M1। अब बेन ने वो काफका टूल में ऐड कर दिया मैसेज को, पब्लिश कर दिया, और अभी एलिस वो मैसेज को कंज्यूम करेगी। तो ये दो एप्लीकेशन हैं जो रन हो रहे हैं और आपस में मैसेज जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो ये कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैसेजेस स्टोर सिर्फ काफका, तो ये जो है वो काफका टूल है, काफका मैसेजिंग टूल है जो सिर्फ मैसेजेस को स्टोर करता है और एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो मैसेजेस वो लोग काफका में डाल देते हैं। तो जो एलिस, जो बेन है, वो लेटर दे देगा पोस्ट ऑफिस में। बस ये तो पोस्ट ऑफिस का जो काम क्या है, मैसेजेस को पास ऑन करना, बस वो सारा का सारा काम काफका करता है। बस एज सिंपल एज दैट, इन शॉर्ट, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ये भी वही है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पब्लिशिंग करता है, ठीक है। सब्सक्राइब जो है वो सब्सक्राइबर जो है वो मैसेज को पोस्ट करता है, कंज्यूमर मैसेज को रीड करता है। उसमें इस लोगों ने को डायग्राम दिया होगा आगे जाके, ये शॉर्ट नोट आ सकता है काफका के ऊपर, ठीक है। अब वो कैसे इसको पब्लिश करता है, तो टॉपिक्स होते हैं काफका के, क्या होते हैं, तो समझो टॉपिक होते हैं। हाँ, तो अभी समझो एलिस जो है वो महाराष्ट्र में, एलिस किधर है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर कितने, लेट से पुणे एक सिटी है, ठीक है, मुंबई एक सिटी है, नासिक एक सिटी है। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जब वो लेटर जाता है ना, तो वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट। तो इसको बोलते हैं टॉपिक। और टॉपिक के होते हैं पार्टीशन, क्या होते हैं, तो मुंबई का एक पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, ऐसा। तो ऐसे वो डेटा को अरेंज करता है पास, ये जो तुम्हारा पोस्ट ऑफिस भी। तो एक जो है वो गुजरात का होगा टॉपिक। तो उस गुजरात के टॉपिक पे भी लेट से अलग अलग, तो ये टॉपिक हो गया, उसके भी कौन से पार्टीशन होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा सूरत है, वापी है ना, तो ये सब उसके भी पार्टीशन है, ठीक है। पहले पार्टीशन को पार्टीशन 0 बोलते हैं, पहले पार्टीशन को पार्टीशन 0 बोलते हैं, पार्टीशन 0, पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2। तो ऐसे वो लोग उसमें पार्टीशन, हाँ क्या पार्टीशन, पार्शन नहीं, तो टॉपिक रहता है, टॉपिक के अंदर अलग अलग पार्टीशन होते हैं, उसमें पब्लिश करते जाके।
और पब्लिशर और कंज्यूमर वहां से उठा लेता है उसको। तो वो ये बता रहा है इधर कि हैव, ठीक है, कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ये जो मैसेज भेजने वाले को प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। मैसेज कम फ्रॉम, दे कम फ्रॉम द प्रोड्यूसर, ठीक है, एंड इन डिफरेंट पार्टीशंस विद इन डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट पार्टीशन विद इन डिफरेंट टॉपिक्स। देखो आगे नीचे आएगा, देखो डिटेल में, देखो ये रहा। तो प्रोड्यूसर 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 ये भेज रहा है, तो एलिस, बेन और चार्ल्स ये भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? काफका क्लस्टर के ऊपर, जिसमें एक टॉपिक है, एक टॉपिक में बहुत सारे पार्टीशन है, फिर दूसरा टॉपिक, दूसरा पार्टीशन, और फिर कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं वहां से। तो ये काफका का, और सिर्फ मैसेजेस भेजने का काम रहता है। काफका का काम सिर्फ मैसेजेस को पास ऑन करने का रहता है बस। प्रोसेसिंग ये लोग करेंगे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस क्या है? जो एडवांटेजेस इसके है स्पार्क के, सेम टू सेम एडवांटेजेस लिख के आ जाने का, सेम टू सेम एडवांटेजेस, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, ये जो एडवांटेजेस याद कर लो। और यही लिख के आने का स्पार्क के अंदर, ये लिख के आने का काफका के अंदर। कौन से वाले? देखो ये वाले, यही वाले लिख के आ जाने का बस। और ऊपर लिखा रहेगा तो नए नए याद करने की जरूरत नहीं है, वही चीज को याद करके लिख के आ जाने का बस। ये जो है ना, सेम टू सेम यही आप लोग लिख सकते हैं। यही लिखो काफका के लिए, यही लिखो स्पार्क के लिए, ठीक है। देखो इधर स्केलेबल, फ्लेक्सिबल, फॉल्ट टॉलरेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड, हाई स्पीड, ये 4-5 याद रख लो। कौन से बोलो भाई। हाँ, स्केलेबल, स्केलेबल मतलब जैसे जैसे डेटा बढ़ते जाएगा, सिस्टम अपने आप जो है ना, उसको डेटा को अकोमोडेट करते चला जाएगा। स्केलेबल, फीजिबल, या फिर फ्लेक्सिबल, फॉल्ट टॉलरेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड, और है ना, फास्ट, ओपन सोर्स, ये सब चीजें, ये सब एडवांटेजेस लिखते जाना। समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड।